वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लासेस, है ना। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 एंड क्लास 9। कुछ ऐसे टॉपिक्स क्लास 10 और 12 में भी हैं जिनको समझने के लिए सेल साइकिल का बेसिक आइडिया होना जरूरी है ना। जैसे 10th में ही कुछ चीजों को पढ़ते हैं तो सेल का कुछ आइडिया, सेल साइकिल का कुछ आइडिया चाहिए। क्लास 11 12th में भी सेल साइकिल का कुछ आइडिया चाहिए, इसलिए हमने वीडियो आप लोग के लिए तैयार किए हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सेल साइकिल एंड हाउ सेल डिवीजन कैन अकर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल साइकिल मीन्स हाउ सेल कंप्लीट्स इट्स डिफरेंट साइकिल। सेल साइकिल मीन्स जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बनता है या एक सेल से चार सेल बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस जो भी हो रहा हो। जब ये सेल डिवीजन होता है इसके बाद क्या होता है, ठीक है। एम फेज जो लिखे हैं, द माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज। माइटोटिक और मियोटिक फेज होने के बाद बोलते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में सेल रेस्ट करता है, आराम करता है, ठीक है। किसी प्रकार का काम वो नहीं करता। किसी में ये जी नॉट फेज कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है। जैसे जब हमारे शरीर को जरूरत नहीं है सेल डिवीजन का, तो उस टाइम में सेल किस फेज में रहेगा, जी नॉट फेज में। वो अभी डिवाइड न कर रहा है, न ही डिवीजन के लिए कोई स्टेप आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो सिस्टम को बोलेंगे जी नॉट फेज। ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। जैसे भी हमारे सेल को जरूरत नहीं है कि सेल डिवीजन हो, तो ये जी नॉट फेज में पड़ा हुआ है। जब उसको जरूरत होता है कि अब सेल डिवीजन होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो वो पहुंचेगा जी1 फेज में। जी1 फेज को बोलते हैं गैप 1 फेज, ठीक है। गैप 1 फेज इज एक्चुअली प्रिपरेटरी फेज। वो अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। किस प्रकार की तैयारी करता है वो, तो जी1 फेज में वो उन सारे चीजों को तैयार करता है जो जरूरी होता है एस फेज के लिए। एस स्टैंड फॉर सिंथेटिक फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस होता है। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए जिन चीजों का जरूरत है वो सारे प्रोटीन, आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, वो सारा कुछ इस दौरान तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। ये तैयार हो जाने के बाद एस फेज होता है सिंथेटिक फेज, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का कॉपी तैयार किया जाता है ताकि वो डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, है ना। एक सेल डिवाइड होकर 2 या 4 सेल बनेगा, तो हर एक सेल को डीएनए कॉपी चाहिए ना, तो वो डीएनए का कॉपी बनाने का काम एस फेज में होता है। ये देख रहे हैं कि हम लोग अच्छा खासा लंबा फेज है ये, ठीक है। इसके बाद होता है जी2 फेज। जी2 फेज में ये पोस्ट सिंथेटिक फेज होता है एंड प्री माइटोटिक और मियोटिक फेज होता है, यानी कि सेल डिवीजन के जस्ट पहले वाला फेज जी2 फेज है। इस फेज में देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है और ये उन प्रोटीन्स को बनाता है। कुछ पार्टिकुलर प्रोटीन्स चाहिए विच हेल्प इन सेल डिवीजन, तो उन सारे प्रोटीन्स को बनाने का काम जी2 फेज में किया जाता है। क्लियर। जी2 फेज हो जाने के बाद यानी कि सब कुछ सिंथेसाइज हो गया है, उसके बाद बिल्कुल छोटा सा सेल डिवीजन का फेज होता है। ये माइटोसिस या मियोसिस दोनों हो सकता है, इसलिए हम लोग एम फेज इसको लिखे हैं, स्टैंड्स फॉर माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक फेज। क्लियर। तो सेल डिवाइड करेगा, माइटोसिस को समझेंगे हम लोग, उसके डिफरेंट स्टेज को समझेंगे, मियोसिस को भी समझना है, उसके भी डिफरेंट स्टेज को समझना है। क्लियर। तो फिर से देखा जाए तो अगर माइटोसिस का बात करते हैं तो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद एक सेल 2 सेल में बट गया, फिर दोनों सेल अब जी नॉट फेज में गए हैं, थोड़ा देर के लिए आराम करते हैं, वो अभी बहुत सारा काम करके आए हैं, ठीक है। फिर जी1 फेज आएगा जहां पे वो उन सारे जरूरी चीजों का सिंथेसिस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे जो डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। फिर डीएनए का सिंथेसिस किया जाएगा। डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जी2 फेज में आते हैं जहां पे वो उन प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जो ये सेल डिवीजन होने के लिए जरूरी है। क्लियर।
वो प्रोटीन बन जाने के बाद सेल डिवीजन हो जाता है काफी जल्दी से, काफी तेजी से। फिर से G0, फिर G1, फिर S, फिर G2, और ये क्रम चलता रहता है। चूंकि ये क्रम साइक्लिक वे में चलता रहता है, सो वी कैन से इट इज द सेल साइकिल। करेक्ट। कोई भी सेल अगर रुका हुआ रहता है, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो G0 फेज होता है। क्लियर। अगर एक बार डीएनए सिंथेसिस हो गया, एक बार डीएनए सिंथेसिस हो गया, तो सेल डिवाइड किए बिना रुकेगा नहीं। ठीक है, क्लियर। तो अगर उसको रुकना है तो यहीं तक रुका हुआ रहता है। वो एक बार डिसीजन कर लिया कि भाई हमको सेल डिवाइड करना है, सेल डिवीजन होना है, तो वो G1 फेज में इंटर कर जाता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो कभी रुकेगा नहीं, वो पूरा अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर लेगा, प्रोटीन बना लेगा और सेल डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ही वो रुकेगा फिर दोबारा। क्लियर। ये हो गया सेल साइकिल। सेल डिवीजन भी इसी बीच में छोटा सा हिस्सा आया था, यही सेल डिवीजन है। और सेल डिवीजन जरूरी क्यों है? तो अगर चले हम लोग सेल थ्योरी में, तो सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। तो अगर नए सेल बनने हैं तो पुराने सेल से ही बन सकते हैं, और पुराना सेल डिवाइड करके नए सेल को जन्म देता है। ठीक है, इसलिए सेल डिवीजन जरूरी है। सेल डिवीजन दो प्रकार का हो सकता है, माइटोटिक एंड मियोटिक। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आया था इंटरफेज, यानी कि सेल डिवीजन के बाद जो फेज होता है अगले सेल डिवीजन तक का, इस पूरे फेज को हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। यानी कि G0, G1, S, G2, these all phases are सब फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है, वो सभी इंटरफेज के ही पार्ट्स हैं। तो यहां से इंटरफेज शुरू होता है और यहीं तक इंटरफेज आकर के खत्म होता है। यानी कि सबसे बड़ा फेज तो इंटरफेज ही हो गया ना। दो, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो दो सेल डिवीजन के बीच का जो फेज होता है उसी को हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। क्लियर है बात? तो आज हम लोग समझते हैं सेल साइकिल, और सेल डिवीजन के बाद आते हैं माइटोसिस में। ठीक है, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन में। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहला टाइप का सेल डिवीजन विच इज नोन एज माइटोसिस। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल इसलिए बोलते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाते हैं, है ना। यानी कि जितना मदर सेल में था उतना ही उसकी डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोला जाता है। इस माइटोसिस सेल डिवीजन का स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है? तो पहला स्टेप्स बोलते हैं प्रोफेज, दूसरा स्टेप मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चार स्टेप प्रोफेज से लेकर टेलोफेज तक ये होते हैं न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, यानी कि प्रोफेज से लेकर टेलोफेज तक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ सेल। ये होते हैं टोटल स्टेप्स। ठीक है, माइटोसिस के स्टेप्स क्या क्या हो गए? तो एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए चार स्टेप हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन चार स्टेप में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि सेल का या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन किस प्रकार से होता है। और ये सारे स्टेप्स हम लिखे थे इधर, हम आगे समझते हैं। ये देखिए, ये हम सेल को बनाए, सेल का एक डायग्राम बनाया गया है। रिप्रेजेंटेटिव सेल ऐसा होता नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। जिस हम लोग क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, सिर्फ चूंकि न्यूक्लियस के डिवीजन को रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी के सेल ऑर्गेनेल हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोमिनेंटली हम लोग न्यूक्लियस को ही यहां पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया सेल, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, अंदर में क्रोमैटिन नेटवर्क, और इसी न्यूक्लियस के आसपास में पाया जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बना रहे हैं मीन्स एनिमल सेल या प्लांट सेल? एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे है सेंट्रियोल। अब देखिए, ये है
नॉर्मल केस, ऐसा G0 फेज में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, G0 फेज के बाद जो अभी हम डिस्कस किए थे G0 फेज, फिर इसके बाद सिंथेटिक फेज हुआ था, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका था। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद G2 फेज भी हो चुका था, यानी कि ये सारा काम यहीं पे हो चुका है। ठीक है, जो भी जरूरी था डीएनए रेप्लिकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, तो इसमें डीएनए का जो कंटेंट है ये दुगना हो चुका है। क्लियर? डीएनए कंटेंट दुगना होने का मतलब क्या हुआ, इसको बस समझते हैं इस प्रकार से कि यूं समझिए कि ये एक क्रोमोसोम था। ठीक है, ये क्रोमोसोम डबल हो चुका है, इसमें डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है, तब ये कैसा हो चुका होगा। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार का हो चुका है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स थे, तो डबल होने का मतलब 2 के बदले अब 4 क्रोमैटिड्स हो चुके हैं उसमें। दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? जो ये 2 आर्म्स है, इसमें दोनों आर्म अपना अपना कॉपी बना लिया, बट दे रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए रह जाते हैं। इस प्रकार से 4 क्रोमैटिड बनते हैं। क्लियर? समझ में आया बात? चलिए, इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और 2 की जगह 4 क्रोमैटिड्स बन चुके हैं क्रोमोसोम में। क्लियर? अब वो इंटर कर रहा है माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में इंटर कर रहा है, तो पहला स्टेप प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या इवेंट होते हैं, बस इसको खाली हम लोग समझ लेते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल था, ये सेंट्रियोल डिवाइड होता है और 2 अपोजिट पोल की ओर ये माइग्रेट करना शुरू कर जाता है। अपोजिट पोल मीन्स एक ही तरफ और एक ही तरफ। अभी नहीं बोलिएगा सर नॉर्थ पोल तो ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें इस प्रकार से, यानी 2 अपोजिट जगहों पे वो चला जाता है। इसी को हम लोग ऐसे घुमा के रखें तो लगेगा ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको हम 2 अपोजिट पोल बोल रहे हैं, 2 अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है। एक का यहां आना है, दूसरे को यहां आना है। क्लियर? तो हो गया सेंट्रियोल का बात। यहां देखा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, जो कि धीरे धीरे हम दिखा रहे हैं कि ये डिसअपियर हो रहा है, इसलिए डॉटेड से हम दिखाए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। क्लियर? सेंट्रियोल डिवाइड करता है, 2 अपोजिट पोल की ओर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो यहां पे था ये भी डिसअपियर हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है ये। और जो क्रोमैटिन नेटवर्क्स थे यहां पे, अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के रूप में विजिबल है ना? अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें तो कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46। उस 46 क्रोमोसोम में सब में कितने कितने क्रोमैटिड्स होंगे? एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमैटिड होना चाहिए था, अब सभी में 4 क्रोमैटिड्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हम 46 को बनाएंगे तो मामला गड़बड़ आ जाएगा ना, कितना बनाएंगे यहां पे, इसलिए हम लोग 2 को बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? दोनों अलग अलग दिखे, इसलिए को हम 2 कलर का मार्कर नहीं होने के कारण एक को हम थोड़ा सा डार्क कर दिए हैं, एक को कलर नहीं किया गया है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इतना सारा काम हुआ। सेंट्रियोल डिवाइड होकर के अलग अपोजिट पोल की ओर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, सेंट्रियोल डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम कंडेंस होकर के क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर के क्रोमोसोम ग्रुप में विजिबल हो रहा है। यह है प्रोफेज। अगला स्टेप होता है मेटाफेज। क्लियर? चलिए, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज। क्लियर? साथ में इसलिए रखें ताकि देख सके कि क्या हुआ था। प्रोफेज में हम लोग देखे कि ये इस तरफ गए हैं, तब ये जो जा रहा था अपोजिट पोल की ओर, ये दोनों पोल की ओर पहुंच चुका है ना? क्लियर? अभी जो सब कुछ डिसअपियर हो चुका था, अभी जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन होना शुरू हो गया। इक्विटोरियल प्लेट मीन्स बिल्कुल बीचों बीच में जो प्लेट, जो जगह है, वहां पे अलाइन होना शुरू हो गया। बीच में अलाइन करने के लिए ये जो सेंट्रियोल है, इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, एस्ट्रल रेज, जो स्पिंडल फाइबर बनता है, और ये स्पिंडल फाइबर जाकर के इस क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम से अटैच होने का भी जगह फिक्स है सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर में जो जगह होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक है, मीन्स इस प्रकार से अगर ये है तो यहां पे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में ही जहां पे स्पिंडल अटैच हो रहा है, इस जगह को क्या बोले हम लोग? काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर पे जाकर के स्पिंडल अटैच हो जाता है।
तो चूंकि सेंट्रोमियर एक ही, क्रोमैटिड्स 4 है ना, तो दोनों तरफ से जाकर के इस प्रकार से ये अटैच हो गया है और इसको बिल्कुल बीच में हेल्ड करके रखे हुए है। क्लियर? तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है, एंड दे आर हेल्डेड टुगेदर बाय द स्पिंडल फाइबर व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रियोल ऑफ एट डिफरेंट पोल। ये हो गया मेटाफेज। मेटाफेज के बाद तीसरा स्टेप होता है एनाफेज। ठीक है, तो एनाफेज को हम यहां पे बनाते हैं अभी, वेट। चलिए, मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप एनाफेज। मेटाफेज में बिल्कुल अलाइन था इक्वेटोरियल प्लेन के पास। अब क्या हो रहा है कि जो स्पिंडल दोनों तरफ से इसमें अटैच थे ना, अब ये स्पिंडल शॉर्ट होना शुरू होता है। शॉर्ट होगा तो ये खींचेगा इसे। जब ये खींचता है तो ये जो सेंट्रोमियर पे जो अटैच थे दोनों अलग अलग क्रोमैटिड्स, अभी क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक कर जाता है सेंट्रोमियर, और इस प्रकार से ये हिस्सा इस तरफ और इधर का हिस्सा उस तरफ, यानी कि दोनों अपोजिट पोल की ओर खींचने शुरू हो जाते हैं वो। क्लियर? इस प्रकार से यहां पे क्रोमोसोम का सेपरेशन, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो जाता है और एक क्रोमोसोम इस तरफ, एक क्रोमोसोम उस पोल की ओर खींचने लगता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी देखा जाए, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करें हम लोग, ठीक है, तो ये एक ही क्रोमोसोम है विथ 4 क्रोमैटिड्स। यहां पे भी ये भी एक ही क्रोमोसोम है विथ 4 क्रोमैटिड्स। क्लियर? तो एक और एक 2। यहां पे देखा जाए तो इस हिस्से में भी 2 आ चुका है और इस हिस्से में भी 2 आ चुका है विथ ओनली 2 क्रोमैटिड्स, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटा बढ़ा नहीं है। ठीक है, क्यों सेम बोल रहे हैं? तो एक क्रोमोसोम में यही 2 क्रोमैटिड होते हैं। फिर से, ठीक है, यह है क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमैटिड होते हैं, और जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तब इसका नंबर वही था, बस इसमें क्रोमैटिड की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। जब तक ये सेपरेट नहीं होगा इसको अलग अलग क्रोमोसोम हम लोग नहीं बोल सकते। डीएनए कंटेंट डबल जरूर हो गया है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम है। क्लियर? यहां पर जाकर के वो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। ठीक है, यहां पे भी कौन किया जाए तो बस 2 ही क्रोमोसोम यहां पे भी है विथ 4 क्रोमैटिड्स, विथ 4 क्रोमैटिड्स। इस हिस्से में 2 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स, विथ 2 क्रोमैटिड्स। इस हिस्से में भी 2 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स एंड 2 क्रोमैटिड्स। समझ में आई बात? ये होता है एनाफेज में। और एक और बात इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब भी किसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का स्टडी करना हो तो मेटाफेज सबसे सही टाइम होता है उसकी स्टडी के लिए। ठीक है, जब उसके शेप कैसा होगा, जैसे पढ़े होंगे वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, 4 शेप का क्रोमोसोम होता है। वो चारों शेप का क्रोमोसोम एनाफेज में दिखाई पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डिफरेंट क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्लियर? दोनों क्रोमैटिड्स अगर इक्वल हैं तो वी शेप का दिखेगा, एक क्रोमैटिड थोड़ा सा बड़ा दूसरा क्रोमैटिड थोड़ा सा छोटा है तो एल शेप का दिखेगा, एक क्रोमैटिड कुछ ज्यादा ही बड़ा दूसरा कुछ ज्यादा ही छोटा हो तो जे शेप का दिखेगा। ठीक है, और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है ये इसके किसी एक इंड पे आ जाता है, यहां पर ना होकर के इसके एक इंड पे रहे और इसी तरफ से खींचना शुरू हो जाए, तब ये आई शेप का बन जाता है। तो वी, एल, जे एंड आई 4 शेप का जो क्रोमोसोम होता है, दे ऑल आर विजिबल ड्यूरिंग एनाफेज। द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड ड्यूरिंग एनाफेज। क्लियर? समझ में आया बात? तो चलिए अब लास्ट है इसका टीलोफेज। तो टीलोफेज को भी समझते हैं तो उसमें क्या होता है। टीलोफेज, एनाफेज के बाद हो गया टीलोफेज। इसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स थे ये इस पोल की ओर आ चुके हैं और ये क्रोमोसोम इस पोल की ओर आ चुका है। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम यहाँ पे कंसंट्रेट हो चुका है। ये जो क्रोमोसोम था ना, अब यहाँ पे आ चुका है इस प्रकार से, और ये जो क्रोमोसोम था ये इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है उसमें, तो इट इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ था उसका सब उल्टा काम यहाँ पे होता है। जैसे ये जो क्रोमोसोम था इस रूप में कंडेंस फॉर्म में, ये अब डिकंडेंस होने लगा और डिकंडेंस होकर के वापस क्रोमैटिन के रूप में आ गया। ये जो क्रोमोसोम था इधर ये डिकंडेंस होने लगा और ये डिकंडेंस होकर के फिर से क्रोमैटिन के रूप में आ गया।
अब इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू हो गया, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, क्लियर। न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर हो गया और जो दो अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल थे अब वो अपने अपने न्यूक्लियस के बगल में जाकर के खड़ा हो गया, ठीक है। दिस इज द टेलोफेज और देख रहे हैं कि यहीं पे अब ग्रूविंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यही ग्रुप बढ़ता जाएगा तो दो अलग अलग सेल बन करके तैयार हो जाएंगे, यानी कि अभी तक जो हो रहा था ये हो रहा था कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, अब होगा सेल का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद लास्ट में हो गया साइटोकाइनेसिस। ये जो ग्रुप था ये बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और इस प्रकार से दोनों सेल अलग अलग हो गए, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल बन गया, हो गया हमारा सेल डिवीजन। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात, माइटोसिस में हम लोग चले थे एक सेल से जो कि मदर सेल कहेंगे उसको, मदर सेल से बन गए कितने डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने डॉटर सेल में मदर सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी रहता है, ठीक है। यानी कि 2n था मदर में, 2n रह जाता है डॉटर में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता, यानी कि डिप्लॉयड मदर सेल भी था और डिप्लॉयड डॉटर सेल भी है। जितना भी सोमैटिक सेल होता है हमारी बॉडी में, जितने भी पार्ट्स हैं सब में अगर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है तो ये होता है माइटोसिस के कारण। कुछ लोअर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि बोला जाए यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। 1 से 2 बन गया तो हो गया उसकी रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस जो हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। ये हमारे हर एक सोमैटिक सेल में होता है, हर वक्त नहीं होता है, जब जरूरत होता है तब होता है, ठीक है। और जब जरूरत नहीं होता तो वो सेल किस फेज में रहता है, G0 फेज में रहता है। डन। तो दिस इज माइटोसिस। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। टेक केयर, बाय।